नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आज से आप देखेंगे कुरुक्षेत्र एक नए अंदाज में। कुरुक्षेत्र 2024। इन दिनों देश का हर घटनाक्रम, सरकार, राजनीतिक दल, नेताओं, सबका पूरा जोर 2024 के चुनाव की तरफ लगा हुआ है। इसलिए आज से हमारी कोशिश है कि आप तक 2024 से जुड़ा हर मुद्दा पूरी गहराई के साथ पहुंचे। हर मुद्दे का 2024 पर क्या असर होगा, यह हम रोज एनालाइज करेंगे। कई बार राजनीतिक बहस में शोर तो खूब होता है लेकिन मुद्दा छूट जाता है। लेकिन आज से रोजाना कुरुक्षेत्र में हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े चुनाव की, जिसमें खबर भी होगी, विश्लेषण भी होगा, पक्ष भी होगा, विपक्ष भी होगा। कोशिश है कि अब से लेकर 2024 के चुनाव तक आप तक देश की हर चर्चा, हर मुद्दा, हर समीकरण पूरी गंभीरता के साथ पहुंचे। इसलिए कुरुक्षेत्र अब है कुरुक्षेत्र 2024, जिसमें आज हम की दो बड़ी खबरों की बात करेंगे। क्या देश में चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए विदेशी पैसों की मदद से खबरों का कारोबार किया जा रहा है और अब विदेशी मीडिया ने भी इसके प्रमाण खोज निकाले हैं? और क्या इस गोरख धंधे को सियासी संरक्षण भी हासिल है? लेकिन पहले आज संसद में चल रहे उस संग्राम की बात करेंगे जिसको लेकर एनडीए और इंडिया अलायंस, दोनों खेमों की सेनाएं राज्यसभा में आर पार कर रही हैं। दिल्ली की सेवाओं से जुड़ा बिल आज क्या राज्यसभा में पारित होकर कानून बन जाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अपनी पहली जंग में धराशायी होंगे? इस पर हम बात करें उससे पहले देखिए आज संसद में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, दोनों की तरफ से इस बिल पर क्या कुछ कहा गया, क्या इल्जाम लगाए गए। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। देखिए, संविधान के भाग 8 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 239 से 242 तक संविधान में इस विषय का पूर्ण वर्णन है। अनुच्छेद 239AA में इसका विशेष प्रावधान किया गया है। यदि उसके क्लॉज को 239AA3B को देखें तो संसद को दिल्ली, संघ राज्य, यूनियन टेरिटरी से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जिस निर्णय का बार बार उल्लेख किया जाता है और हमारे विरोधी उसको अपने हिसाब से प्रयोग करते हैं, उसमें भी बहुत साफ देख लें कि 105 पेज के उस निर्णय में कहीं पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के द्वारा दिल्ली के बारे में कानून बनाए जाने के विषय के ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। सर, इसमें दिल्ली बिल का सार है। सर, हम न्याय की गुहार लगाने आपके सामने आए हैं, अपने हक मांगने आए हैं, अपने हक से ज्यादा मांगने नहीं आए। और हमारे साथ दोनों मेहमान भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं। अजय आलोक जी हमारे साथ हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। संजीव झा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। अभी राज्यसभा में इस बिल को लेकर चर्चा चल रही है। अंत में गृहमंत्री अमित शाह को बोलना है और उसके बाद वोटिंग होगी। तो वोटिंग से पहले आपको एक अंदाजा जरूर दे देना चाहते हैं कि क्या इस बिल का जो अंतिम परिणाम है वो क्या हो सकता है, वोटिंग में क्या निकल करके सामने आ सकता है। हालांकि एग्जैक्ट आंकड़ा क्या होगा ये तो जब वोट पड़ जाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अभी दोनों गठबंधन क्योंकि आमने सामने हैं और जिनको समर्थन देना था एक पक्ष को, वो घोषित तौर पर समर्थन दे चुके हैं। तो देखते हैं कि फिलहाल जो अंक गणित है वो कैसा बैठा हुआ ठहरता हुआ हमें दिखाई देता है। पहले इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन का अगर आप अंकगणित देखें तो वो इस वक्त आपके सामने है। कुल इंडिया अलायंस से जो जुड़ी हुई पार्टियां हैं
उन सबका संख्या बल राज्यसभा के अंदर जोड़ करके 101 पहुंचता है। 7 सांसद राज्यसभा के अंदर बीआरएस के हैं, भारत राष्ट्र समिति के, और उसके अलावा कपिल सिब्बल जो कि एक निर्दलीय सांसद हैं, वो 1 वोट उनका है। इन सबको आप जोड़ दें तो ये 109 बनता है, जबकि बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में इस वक्त 119 का है। तो एक करिश्मे की जरूरत होगी अरविंद केजरीवाल और वो जिस गठबंधन का हिस्सा है इंडिया गठबंधन को, अगर इस बहुमत के आंकड़े को छूना है। तो वहीं दूसरी ओर अगर आप एनडीए गठबंधन या सरकार की ओर से जितने लोग इस बिल के पक्ष में हैं उनको अगर आप जोड़ें तो एनडीए में जितने दल शामिल हैं उन सब की ताकत इस वक्त राज्यसभा में जुड़कर पहुंचती है 102 तक। अपनी 2 प्रमुख दल राज्यसभा में इसका साथ दे रहे हैं, वो हैं वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल। इन दोनों के 9 सांसद राज्यसभा के अंदर है, यानी कुल 18, और एक टीडीपी आंध्र प्रदेश से यानी कि 19। तो 102 प्लस 19 ये कुल 121 होता है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो घोषित स्ट्रेंथ के आधार पर इसमें कहीं कोई शक नहीं लगता कि सरकार जो ये बिल लेकर आई है उसका पास होना, पारित होना निश्चित है। लेकिन फिर भी संजीव झा जी से आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हुए आप उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी कुछ करिश्मा होगा, अभी भी कुछ और सांसद जो दूसरे गठबंधन का हिस्सा है, सरकार के पक्ष में वोट डालने वाले हैं, अभी तक यही हमको लगता है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके आपके साथ आ जाएंगे, चमत्कार होगा कोई? संजीव जी। और देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि आज जो राज्यसभा में बहस हो रहा है, मुझे लगता है कि आज ये बहस ये तय करेगा कि कौन संविधान की हत्या करने वालों के साथ खड़े हैं, कौन संविधान को बचाने वाले के साथ खड़े हैं, कौन इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने वालों के साथ खड़े हैं, कौन इस देश के जनतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ सौरभ जी कि आप देखिए इसके इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। 2015 में जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भारतीय जनता पार्टी का अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में रोका, ना केवल रोका बल्कि धूल चटाई, उसके बाद से एक इलीगल आदेश आए। याद कीजिए 2015 का वो आदेश जिसमें कहा कि दिल्ली सरकार की सारी शक्ति छीन लो, सर्विसेज ले लो, एसीबी ले लो, विजिलेंस ले लो। उसके उनको लगा ये सब ले लेंगे तो काम कैसे करेगा, लेकिन उसके बावजूद लगातार काम होते रहे। और देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट का संवैधानिक पीठ का फैसला भी आया कि दिल्ली के सरकार के पास शक्ति क्या होना चाहिए। उसके बावजूद 2020 में उस काम को दिल्ली जनता ने फिर सराहा और मैसिव मैंडेट दिया। फिर 2021 में एक जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट बिल ले आया जिसमें कहा कि नहीं एलजी मालिक है, एलजी जो चाहेगा वो काम होगा। लगा एलजी को दे देंगे पावर, सारा काम कोई काम कर नहीं पाएंगे। फिर भी काम की गति को चलता रहा। हमारे 2 मंत्री को जेल में भेज दिया। एक से एक साजिश करते रहे, लेकिन उसके बावजूद जब एमसीडी का चुनाव हुआ, दिल्ली की जनता ने फिर इनको धूल चुटाया। तो अब ये कहा कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन 8 साल की लड़ाई के बाद संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया कि दिल्ली सरकार की शक्ति क्या है। उस 8 साल की लड़ाई के संवैधानिक पीठ के फैसले को 8 दिन में एक ऑर्डिनेंस के जरिए, जो इलीगल ऑर्डिनेंस था, वो लेकर आज कानून की बात कर रहे हैं। एक बात बताइए, जनतंत्र में जनादेश सबसे सुप्रीम है, जनता मालिक है, जनता जिसको चुनती है वो सरकार है, उसके पास शक्ति होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन आज जिस तरह का यह बिल लाया गया है, एक बात बताइए कि जनतंत्र में यह कहा जाता है प्रिंसिपल कलेक्टिव ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यह कैसे होगा? उसमें परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, साथ में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होगा। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी हो गई और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो चुनी हुई सरकार है, दोनों मिलकर के काम करेगा। आज ये इन्होंने कहा कि जिसमें एक अथॉरिटी होगी, उस अथॉरिटी में 2 आईएएस बैठेंगे, सीएम चेयर करेंगे और वोटिंग से फैसला होगा। तो जब 2 ब्यूरोक्रेसी के लोग बैठेंगे तो पावर तो उसी की होगी। और कहते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसको कन्वेन करेगा और कोरम अगर हो जाएगा तो चेयरमैन नहीं भी रहेगा तो फैसला हो जाएगा, यानी बिना चेयरमैन के भी फैसले हो सकते हैं। और कहते हैं कि अगर दोनों में कंफ्यूजन होगा तो एलजी सुप्रीम होगा। तो अब बताइए कि क्या एक मुख्यमंत्री का क्या कोई चीफ सेक्रेटरी सुनेगा, कोई प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी सुनेगा? वो तो फिर एलजी की सुनेगा ना। तो ये जनता का जो जनादेश है उसका अपमान है कि नहीं है? चलिए ठीक है। ट्रिपल चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जनतंत्र में क्या कहा जाता है कि ऑफिसर जो है वो मंत्री के लिए जिम्मेदार होगा, मंत्री लेजिस्लेचर के लिए होगा, यही बहस देखिए अभी पार्लियामेंट में आप चल ये रही कह है। देते हैं कि नहीं ऑफिसर जो है ऑफिसर के लिए जिम्मेदार होगा। देखिए पब्लिकली ये बहस उसी दिन से शुरू हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद जब सरकार ऑर्डिनेंस लेकर के आई। आगे इस पर बात करते हैं, अभी हम इसी पर बात करने के लिए बैठे, लेकिन फिर मैं अपना सवाल दोहरा दूं। आप अभी वोटिंग होने वाली है थोड़ी देर में राज्यसभा में, आपको कोई उम्मीद है कि यह बिल हारेगा? देखिए मुझे यह लगता है कि आज ये एक तरह का धर्म युद्ध जैसा है और इस देश के संविधान जनतांत्रिक व्यवस्था का, जैसा मैंने पहले बताया, बचाने की लड़ाई। मुझे लगता है कि आज जो फैसला होगा
लोग अपनी पार्टी के डायरेक्शन और गुलामी से ऊपर उठकर इस देश के संविधान जनता को बचाने के लिए वोट करेंगे। चूंकि जिस सदन में यह बहस हो रहा है देश की सबसे बड़ी पंचायत है और जनतांत्रिक मूल्य और संविधान के कारण ही वहां बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास आपको अभी भी उम्मीद है कि वो पार्टियां भी जो घोषित तौर पर इस बिल का समर्थन कर रही हैं, उनके सांसद भी अपने पार्टी डायरेक्टिव के खिलाफ जाकर के इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे। देखते हैं, थोड़ी देर में वोटिंग होती है और उससे पहले गृह मंत्री को भी अपनी बात कहनी है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, चूंकि पार्टी होता नहीं है अमूमन ऐसा ही, आप भी जानते हैं, मुझसे बेहतर ही जानते हैं, फिर भी आपको उम्मीद है। अच्छा आलोक साहब, आज आम आदमी पार्टी की तरफ से कुरुक्षेत्र की कहानी, हम कुरुक्षेत्र कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें महाभारत की कहानी भी आज बताई गई और कहा गया कि पांडवों ने क्या मांगा था, 5 गांव मांगे थे। ऐसे अरविंद केजरीवाल क्या मांग रहे हैं कि हमें काम करने दो, दिल्ली की जनता की सेवा करने दो, उसके लिए हमें अपने अफसरों पर एक किस्म की लगाम चाहिए। हम चाहते हैं अफसर हमारी सुने, हमारे कहे मुताबिक काम करें। लेकिन बीजेपी ये नहीं होने देना चाहती क्योंकि 25 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है और अगले 25 साल भी बाहर ही रहेगी। इसीलिए ये दूसरे तरीके से बैकडोर एंट्री करना चाहती है दिल्ली की सत्ता में। देखिए सौरभ जी, आपकी दर्शक को ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये बिल हम लाए क्यों, क्या कारण हो गया भाई, ये बिल लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। 15 साल शीला दीक्षित थी, केंद्र में हमारी सरकार थी, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। 5 साल हम सरकार में थे दिल्ली में, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये बिल लाने की ज़रूरत क्या पड़ी इसलिए क्योंकि एक अराजक पार्टी जब सत्ता में आ जाती है और सत्ता को अपने हिसाब से चलाने लगती है। और मत भूलिए, ये दिल्ली राज्य नहीं है, सिर्फ ये संघ शासित राज्य है, यहाँ पे अधिकार सीमित हैं। ये राष्ट्रीय राजधानी है जहाँ पे अपने मन से आप डंका नहीं बजा सकते हैं, जहाँ आप चीफ सेक्रेटरी को बुला के रात में 9 बजे बदसलूकी करते हैं और हाथापाई करते हैं। और जब आपके शीश महल के 80 करोड़ रुपए की घोटाला होने लगती है और उसकी सतर्कता विभाग जांच करने लगता है, तो सतर्कता के सचिव को बदल देते हैं आप रातों रात 2 घंटे के अंदर, और 9 बजे से लेकर 3 बजे रात तक उसके ऑफिस में फाइल की छेड़छाड़ की जाती है, तब बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होता है कि एक चुनी हुई सरकार को अपने दायित्वों का एहसास नहीं है। और ये दिल्ली की जनता, देश की जनता को उसी दिन पता चल गया था जब आज ये संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो ये उसी दिन पता चल गया था जो CAA NRC जब पार्लियामेंट से पारित हुआ था, उसको खिलाफ आपने प्रस्ताव ले आया दिल्ली विधानसभा में। क्या ये संवैधानिक था? एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अभूतपूर्व मेजॉरिटी के साथ क्या ये करना संवैधानिक था? पूर्ण बहुमत होते हुए अविश्वास प्रस्ताव आप सिर्फ इसलिए लाते हैं कि देश के सर्वोच्च मर्यादित संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री, उसका आप उपहास उड़ा सके सदन के फ्लोर पे, तो क्या ये संवैधानिक था? आप संविधान और संविधान की दुहाई दीजिएगा। एक शेर है आपके लिए कि हर कदम ऐसा लो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा लो कि निशान बन जाए, हर काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। अरे जिंदगी तो बहुत काट लेते हैं, कुछ ऐसा करो कि जीवन भर नाम हो जाए। बहुत नाम कर लिया अरविंद केजरीवाल में, एशियन पेंट्स हो गए हैं, परतें उतरने लगी हैं 9 से 10 साल के अंदर। क्या से क्या हुआ, क्या से क्या हो गए भाई, क्या छटपटाहट है आपको? हमने आपको कहा था कि करप्शन मत करो, कह दिया कि दिल्ली के हमारे 2 मंत्रियों को जेल में भेज दिया। इतने दिन से तो ट्राई कर रहे हैं, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब रिजेक्ट कर चुका है बेल को, सुप्रीम कोर्ट भी अब एडवर्स टिप्पणी देता है, बेल क्यों नहीं मिल रही है? अकाट्य सबूत हैं भ्रष्टाचार के। देश में इतिहास में पहली बार आबकारी मंत्री या शिक्षा मंत्री कहते हैं शिक्षा का अभूतपूर्व काम किया है जी। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत काम किया, मोहल्ला क्लिनिक, नए नए दोस्ती हुई है ना, समर्थन दे रहे हैं अभी राज्यसभा में। उन्हीं के स्वास्थ्य मंत्री ने आके कैसी कलई उतारी। गुंडू साहब का नाम याद है, गुंडू राव का, कि भूल गए नाम? याद ही होगा। हम कोई काम असंवैधानिक नहीं कर रहे हैं। दिल्ली जिस धाराओं के थ्रू बना था, आर्टिकल 239B, उसके प्रावधान स्पष्ट कहते हैं कि इस देश की संसद को, जो कि सर्वोच्च है, जिसका मान आप नहीं रखते हैं, उसको अधिकार है कानून बनाने का और अधिकार है दिल्ली को चलाने का। अच्छा आलोक साहब, ठीक, नहीं है दिल्ली। हालांकि विपक्ष ये कह रहा है, अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि आप एक संवैधानिक संशोधन करने जा रहे हैं, बगैर संवैधानिक संशोधन बिल लाए, फिर भी आपको पार्लियामेंट में कानून लाने का अधिकार है। लेकिन आपका ये जो इल्जाम है कि अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अफसरों की लगाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं, अफसरों को हाँकना चाहते हैं, उनको केवल विजिलेंस विभाग से मतलब है और किसी दिल्ली की सेवा और किसी दिल्ली की जनता की सेवा करने से मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार छुपाने के लिए फैसला नहीं दे रहा था ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि भाई चुनी हुई सरकार के पास अफसरों को चलाने का अधिकार होना चाहिए, अफसरों से काम कराने का अधिकार होना चाहिए। दिल्ली में अफसर जो होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं।
एक ड्यू टैक्स है जो स्टेट सर्विसेज के थ्रू यूनियन टेरिटरी से आते हैं, जिसके लिए 239 में फिर प्रावधान दिया गया था कि दिल्ली सेवा आयोग बनाइए, जो इन्होंने नहीं बनाया 9 सालों में। ये किसकी गलती है? दूसरी बात, केंद्र से जो नियुक्त होकर अफसर आएंगे उनमें केंद्र का हस्तक्षेप इसलिए ज़रूरी है सौरभ जी, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पार्लियामेंट है, यहाँ पे एम्बेसीज हैं, यहाँ फॉरेन डेलीगेट्स हैं, यहाँ पे एमपीज हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। दिल्ली सिर्फ अरविंद केजरीवाल के हवाले नहीं हो सकता है। ये लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, दूसरे को अनपढ़ बोलते हैं, उपहास उड़ाते हैं। खुद अगर पढ़ लेते कि दिल्ली के राज्यों का प्रावधान क्या कहता है तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल अपने आप को मुख्यमंत्री पंजाब का डिक्लेयर कर लेते। उनको चाहिए हिटलर शाही, तो वो दिल्ली में नहीं चल सकती है। अन्य राज्यों में जिस तरह हिटलर शाही चल सकती है वो दिल्ली में नहीं चल सकती है, चाहे हम केंद्र में होते चाहे कांग्रेस केंद्र में होती। अपनी मर्यादाओं में रह के यहाँ पे काम करना पड़ता है। मर्यादा आम आदमी पार्टी जानती नहीं है, क्योंकि वो आम अराजक पार्टी हो चुकी है। समस्या ये है, आप फुल कॉन्टेक्स्ट पढ़ के देखिए तो कोई इशू ही नहीं रहेगा। इनको दिक्कत क्या है भाई? मुख्यमंत्री अध्यक्ष है, 2 आदमियों का पैनल है, आपको क्यों अपने पपेट चाहिए? और कल को क्या गारंटी है कि हमारी सरकार रहेगी? मान लीजिए हमारी सरकार नहीं रही आज से 10-20 साल के बाद, तो दूसरे की सरकार रहेगी, उसके पास भी तो यही व्यवस्था रहेगी। और अभी तो कोई परमानेंटली यहाँ होने नहीं आए, तो किस बात की छटपटाहट है? बता दीजिए जरा मुझे, किस बात की छटपटाहट है? कि आप भ्रष्टाचार करते रहे कोई और आपको लोग करने दे? आप फाइल हटा दें, आप मुख्य सचिव को, जो कि सीनियर रैंक का अधिकारी होता है, उसकी एक गरिमा होती है, उसको सीएम हाउस में बुला के मारे लोग मारने दे जी। ठीक, ऐसे चलेगा दिल्ली? ये अराजकता से दिल्ली चलेगी? ठीक ठीक। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता है मुझे। संजीव झा जी, देखिए, आपने कहा कि ये संघीय ढांचे पर प्रहार है। कांग्रेस पार्टी भी आपका साथ दे रही है, वो कांग्रेस पार्टी जिसके मुख्यमंत्री ने इसी तंत्र के तहत, इसी व्यवस्था के तहत 15 साल सरकार चलाई। आज भी उनकी राज्य इकाई जो है इसी पक्ष में है कि सरकार जो बिल लेकर के आई है वो पारित होना चाहिए। ठीक है, आपका गठबंधन हो गया, आज कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है पार्लियामेंट के अंदर। बल्कि कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी ने लीड किया। आपके जो सांसद थे राज्यसभा ने, उन्होंने, बाकी सांसदों ने अपना समय भी उनको दे दिया कि आप रखिए हमारी तरफ से अपना पक्ष। वो बात तो ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री उस व्यवस्था के तहत क्यों नहीं काम कर सकते जिसके तहत दिल्ली में आज तक काम होता आया? देखिए, मैं अभी आलोक जी को सुन रहा था। मुझे लगता है आलोक जी नए नए भारतीय जनता पार्टी में हैं। ये भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े कद्दावर नेता मदन लाल खुराना जी लगातार दिल्ली के पूर्ण स्टेट बनने की लड़ाई लड़ते रहे, धरना करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, साहिब सिमरा प्रदर्शन करते रहे। और तो और छोड़िए, इनके भारतीय जनता पार्टी के गार्जियन के तौर पर रहे तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सदन में पूर्ण राज्य का बिल पेश किया था। आज कहते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश है, एक बात। दूसरी बात, मुझे लगता है ये कहते हैं कि दिल्ली की ये अराजक सरकार है। मान्यवर, ये दिल्ली की जनता ने चुना, ये चुनी हुई सरकार है, तो आप जनता को अराजक कर रहे हैं। और जो बात आज टीवी पे कह रहे हैं, 2020 के चुनाव में आपके अभी के गृह मंत्री घर घर पर्चा पाट कर कह के गए थे कि अराजक लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। दिल्ली की जनता ने कहा कि नहीं, केजरीवाल हमारा बेटा है, केजरीवाल ही हमें चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि ये आपको अब ये प्लान चलने वाला नहीं है। तीसरी बात देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आलोक जी कह गए। क्या कह गए? कि चीफ सेक्रेटरी को घर बुला के मारते हो, ये चीफ सेक्रेटरी ने कहा। कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। तो अब समझिए ये चीफ सेक्रेटरी से क्या क्या कहलवाते हैं। इन्होंने कहा कि विजिलेंस सेक्रेटरी जांच करिए। अब समझिए कि मुख्यमंत्री की जांच विजिलेंस सेक्रेटरी क्यों कर रही है? क्योंकि विजिलेंस सेक्रेटरी का बॉस एलजी है और भारतीय जनता पार्टी का आदमी एलजी है। तो भारतीय जनता पार्टी जो एलजी कहता है वो विजिलेंस को कहता है, विजिलेंस सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री की जांच कर रहा है। हम यही तो कह रहे हैं कि कैसे काम चलेगा। अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर और एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, अगर ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वो रूल करने लगेंगे तो कैसे काम चलेगा? वो ट्रिपल चेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक कैसे काम चल रहा था संजीव जी? यही तो सवाल है। महत्वपूर्ण है। अभी तक कैसे काम चल रहा था? अभी तक कैसे काम चल? सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो अभी आया ना। आप तो 9 साल, आप तो देखिए लगातार जो आप बात पिछले 8-9 वर्ष से दिल्ली में आपकी सरकार है, अभी तक कैसे काम कर रहे थे? सौरभ जी, जो बात मैं आज आपको कह रहा हूं, यही बात साहब सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि सारा पावर अगर एलजी को रहेगा तो हम जाके खेत में कुदाल चलाते हैं। यही बात नंदलाल खुराना जी कहते थे। कई बार सदन में मैं शीला जी का शब्द लेकर बैठा हूं, शीला जी ने सदन में कहा कि एलजी बदमाशी कर रहा है। हालांकि कुछ समय तक दोनों तरफ केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बावजूद परेशानी आ रही थी। और आज मैं कहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने भी व्याख्या कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक बात। दूसरी बात देखिए, ये कैसा शासन है? यही काम अंग्रेज ने आज बड़ा अच्छा सिंघवी साहब ने कहा
कि 1935 में यही तो अंग्रेज ने किया कि कहा चुनाव होगा, सदन भी होगा, लेकिन पावर अंग्रेजों के पास रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक्सप्लॉइट कर लेंगे, अगर काम कर लेगा तो फिर अंग्रेज कैसे शोषण कर पाएंगे। तो इसी तरह से आज दिल्ली में ये कहते हैं पावर मेरे पास रहेगा, इसलिए कि दिल्ली के भला का काम ना हो। अच्छा, तो ये सदन भी रहेगा, ये मुझे बताइए, मुख्यमंत्री ये भी दल रहेगा, जो लेकिन आज पावर नहीं ये रहेगा। दल जो एनडीए का पावर हिस्सा कैसे नहीं काम भी है, होगा? बीजू जनता दल है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है, ये क्यों आज इस सरकार का साथ दे रहे हैं? आपने तो लाख दुहाई दी ना कि ये संघीय ढांचे पर हमला है, आज हमारे साथ हो रहा है, कल को तुम्हारे साथ होगा। हाँ बिल्कुल, बड़ा अच्छा है कि जब हमें लोकसभा में आंध्र प्रदेश के एक सांसद जी को सुन रहा तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, बोला एक यूनिक बिल है और ये बिल आंध्रा में इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। और लेकिन मैं फिर भी इस बिल को समर्थन करता हूं। समझ लीजिए, कुछ तो मजबूरियां होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। आज ये संविधान की और मुझे जन्नत की दुहाई कैसे देते मुझे समझ में नहीं आता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि देते हैं दुहाई तहजीब का वो अक्सर, बेहाई जिनकी मशहूर है दुनिया में। आज संविधान की हत्या करने वाले का संविधान की बात कर रहे हैं, जनतंत्र की हत्या करने वाले जनतंत्र की बात कर रहे हैं, तो फिर ये देश में जनादेश कैसे सुप्रीम होगा? अच्छा, अब जरा अजय मुझे आलोक जी। लगता है कि सौरभ जी ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ठीक, अजय आलोक साहब के पास जा रहा हूं, संजीव जी में कि आज अरविंद केजरीवाल की सत्ता और पावर कुछ। ठीक, अजय आलोक साहब, आज आपको दिखाई दे रहा है, आपकी पार्टी कह रही है, आप कह रहे हैं कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, देश की राजधानी है, यहाँ पर विदेशी डिप्लोमेट भी रहते हैं, यहाँ कानून व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पूरी दुनिया में उसका मैसेज जाना चाहिए। आज आप ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली का अफसर जो है उसको अगर कहीं दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर करना हो तो ये अधिकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को कैसे दिया जा सकता है? लेकिन ये बात तो ठीक है, आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो में था कि आप दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। नहीं, आज ये पार्लियामेंट में बात हुई है सौरभ जी, और अच्छी बात हुई है। जवाहरलाल नेहरू से लेके मदन लाल खुराना से लेके हर एक की बात हुई कि दिल्ली पूर्ण राज्य हो। शीला दीक्षित की बात हुई, दिल्ली पूर्ण राज्य हो, सबकी इच्छा है। मनोज झा जी ने आरजेडी के ये भी कहा कि भाई 1956 का दिल्ली नहीं है, अब 2023 का दिल्ली है। उसके बारे में भी सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। भारत की बढ़ती हुई सामरिक दृष्टि के हिसाब से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश हो या पूर्णतः स्वतंत्र प्रदेश हो या सिर्फ केंद्र शासित यूटी हो, अब इस पे विचार होना चाहिए। ये सेपरेट विषय है। संजीव झा जी बहुत क्लेवरली बात को डाइवर्ट कर रहे हैं। जो पहले से संवैधानिक व्यवस्था चली आ रही है, उस संवैधानिक व्यवस्था को न मानने के कारण ये बिल आया है, और ये बिल पार्लियामेंट को पास करने का अधिकार है। इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का ये अधिकार है। दिल्ली पूर्ण स्वतंत्र प्रदेश हो या नहीं, ये अलग डिबेट का विषय है, ये अलग चर्चा का विषय है। आज के परिस्थिति में और आज के समय में जब दिल्ली की एक अलग पहचान बन चुकी है, और दिल्ली में अब जब ये एक्सपेरिमेंट पिछले 8 साल से हमने देखा, तो अब इस पर ये निश्चित तौर पे ये डिबेट का विषय होना चाहिए कि दिल्ली को पूर्णतः राज्य घोषित करना चाहिए नहीं, या दिल्ली में विधानसभा भी खत्म कर देनी चाहिए, सिर्फ यूटी रखना चाहिए कि नहीं। ये सेपरेट विषय है, इसको आज के विषय से जोड़ने की जरूरत नहीं है। आज मेरा सिंपल ये कहना है, ये जो बार बार रोकाया गया विलाप कर रहे हैं, क्या ये इसलिए है कि सतर्कता विभाग छिन गया है और शीश महल और बाकी घोटालों की जांच की फाइल अब रोक नहीं पाएंगे चाह के भी? मेन छटपटाहट तो वहां ना है। ठीक है, नब्ज दबाइएगा तब आदमी बोलेगा। मैं डॉक्टर हूं ना, मैं जानता हूं नब्ज कहां दबाई जाती है। तो इनकी नब्ज है भ्रष्टाचार। उस भ्रष्टाचार पे ओढ़नी डालने के लिए ये चाहते हैं कि ये बिल किसी तरह से डिफीट हो। नहीं तो क्या कारण है कि आज ये बिल नहीं पास हो? आज यूनियन टेरिटरी की बात है, दिल्ली की बात है। आप अब मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हैं, हर कुछ उसमें प्रोविजन दिया हुआ है। दूसरी बात, कौन सा आप गैर संवैधानिक काम करना चाहते हैं भाई, जिसके कारण आपको पूरे पावर्स चाहिए? आप तो सब काम अच्छा ही कर रहे हैं ना आपके हिसाब से, तो चलिए सब काम मिलजुल के अच्छे से कीजिए। फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों आपने 437 लोगों को नौकरी दी थी? अभी तक उसमें से 950 करोड़ एक्सचेकर का निकल चुका है अपने चाचा को। अच्छा अजय जी, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा, इसका जवाब लेकिन संजीव जी देते जाएं। बार बार ये गृहमंत्री की तरफ से भी कहा गया, बीजेपी लगातार इस बात को दोहरा रही है कि केवल विजिलेंस विभाग में दिलचस्पी है, केवल कैसे भ्रष्टाचार की फाइलें ना खुलें और उन फाइलों पर हमारा आदमी बैठा रहे, इसीलिए चाहिए अफसर अपने पास। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ तो कहेंगे, इनका काम है कहना, कुछ तो आरोप लगाएंगे ना। इनके पास और कहने को कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास सारी शक्ति है, जांच कराई रहे हो, करा लो, इसकी भी साबित है। आप जेल में भाई, दिल्ली के जनता के जनतांत्रिक अधिकार को छीन लोगे। एक बात बताइए सौरभ जी, दिल्ली की जनता के जनतांत्रिक अधिकार अफसरों की पोस्टिंग करना नहीं है।
जो पूर्ण राज्य दिल्ली की की मांग जनता कर का रहे थे, जनतांत्रिक आज अधिकार है उसी बाढ़ से इन्हीं की बचना, पार्टी जो की आपने छीन सरकार लिया। उस सदन में दिल्ली के व्यापारियों का जो जनतांत्रिक 239A अधिकार है, में लोअर जो ट्रैफिक पावर जो आपने था, नहीं दिया उस दिल्ली पावर में। को भी लास्ट खत्म कमेंट कर है, दोगे, बात के लिए। तो आज जो तो आपने उनकी बढ़ा दिया। आत्मा रो रही होगी ना। इनके पास इसका जवाब नहीं है कि लगातार 2013 तक आपके मैनिफेस्टो में था कि दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। देखिए, अब इस कैसे बिल का अब क्या भारतीय होने जनता जा रहा है, पार्टी पर संजीव लोग जी, ये भरोसा तो आप करेंगे? भी देश जानते के हैं, हम लोग भी जानते जो हैं। अभी हमने- परमानेंट इनका वादा अभी था, हमने उससे अगर अभी हमने मुकर गए, दिखाया केवल भी इसलिए कि चूंकि आंकड़े आपकी आंकड़े सरकार क्या नहीं कहते है। हैं। लेकिन देखिए, 25 इसमें एक ये साल अच्छी हो बात गए है, आपको दिल्ली की जनता ने, संजीव जी, एक अच्छी आपको बात दिल्ली यह में है अपना कि दिल्ली के आपको अंदर ये नहीं झगड़ा स्वीकार खत्म किया। होना तो आप चाहिए कहते हैं कि सरकार दिल्ली खत्म की कर दो, सरकार के तो पास सदन क्या ही अधिकार खत्म हो, कर दो। केंद्र के पास क्या अधिकार हो। आज ये बिल लगता है कि पास होगा, अफसरों की कमान जो है वो केंद्र के पास रहेगी। लेकिन दिल्ली का क्या मॉडल हो, दिल्ली की गवर्नेंस का क्या मॉडल बनना चाहिए, इस पर एक फाइनल सोल्यूशन की जरूरत जरूर है। मुझे लगता है आज यहां से कम उस बहस की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। संजीव झा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, और अब बात एक बेहद ही गंभीर मुद्दे की, जिसकी गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा में सीधे सीधे देश के अंदर चल रहे कुछ मीडिया संस्थानों को चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक इन्वेस्टिगेशन का हवाला देते हुए कहा कि चीन के पैसे से चीन का प्रोपेगेंडा देश में फैलाने के लिए कुछ न्यूज एजेंसियां काम कर रहे हैं। इसमें एक न्यूज एजेंसी का नाम लिया गया, न्यूज क्लिक। ये न्यूज क्लिक एजेंसी पहले भी चर्चा में रह चुकी है, इस पर ईडी के छापे भी पड़ चुके हैं। लेकिन आज क्या खबर है और क्यों पार्लियामेंट में इसकी गूंज पहुंची, वो हम आपको सबसे पहले बताना चाहते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दरअसल एक इन्वेस्टिगेशन की और उसकी रिपोर्ट के मुताबिक यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि चीन अपनी नीतियों को दूसरे देशों में फैलाने के लिए भारत में खास करके कुछ न्यूज एजेंसीज की फंडिंग करता है, जिसमें न्यूज क्लिक का नाम लिया गया और 38 करोड़ रुपए न्यूज क्लिक तक पहुंचे भी। इस गठजोड़ का नेतृत्व नेविल रॉय सिंघम नाम का एक अमेरिकी बिजनेसमैन करता है, जिसने अमेरिका में कई फ्रंट खोल रखे हैं, कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी हैं। और ये सिंघम नाम का मिलियनेयर शख्स दरअसल कम्युनिस्ट विचारधारा का आदमी है, और इसने जो पैसा भेजा वो यहां माओवादी संगठनों से ताल्लुक रखने वाले गौतम नवलखा जैसे लोगों तक, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिस ब्यूरोज तक ये पैसा पहुंचा भी। और इसका मकसद यह है कि चीन की नीतियों की चर्चा भारत में हो, किस तरीके से चीन का फुटप्रिंट यहां के सामाजिक ताने बाने के अंदर बढ़े, ये इस शख्स का, जिसकी तस्वीर अब आप देख रहे हैं, उसकी मंशा है। और ये जो ट्रांजैक्शन हुई है नेविल रॉय सिंघम के फ्रंट से 38 करोड़ रुपया कैसे कैसे न्यूज क्लिक तक पहुंचा, वो ईडी ने जब अपनी तफ्तीश की थी उसमें भी सामने आया था। इसमें आप देख सकते हैं 38 करोड़ 29 लाख रुपए की एक खेप आई, लगभग 27 लाख रुपए की दूसरी खेप आई, तीसरी खेप में 49 लाख 31 हजार रुपया जो है वो न्यूज क्लिक को ट्रांसफर किया गया, और 2 लाख रुपए की एक और किस्त जो है वो दी गई। इसमें सीधे सीधे पहले 9 करोड़ रुपए तो फंडिंग के तौर पर किया गया, और उसके बाद बाकी का जितना पैसा अभी आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा पैसा सर्विसेज के एवज में, यानी सर्विसेज के एक्सपोर्ट के एवज में न्यूज क्लिक को मिला है। आपको बता दें, फरवरी 2021 में दरअसल न्यूज क्लिक चर्चा में आया था, जब ईडी ने उसके कई ठिकानों पर 10 दफ्तरों के ऊपर छापेमारी की थी। 5 दिन तक कार्रवाई चलती रही थी, और तब भारत में कई राजनीतिक दलों ने, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, और तमाम विपक्षी दलों ने, विरोधी दलों ने, और कई लोगों ने इसके मीडिया को दबाने की एक कोशिश के तौर पर प्रस्तुत किया था। इसलिए आज बीजेपी पूछ रही है कि अब जब न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस बात को कह रहा है, जो ईडी ने पाया वही बात अब न्यूयॉर्क टाइम्स भी कह रहा है कि दरअसल ये पैसा सीधे सीधे कहीं ना कहीं चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो फिर क्या जवाब है आज। लेकिन आज बीजेपी ने इसमें सीधे जो कांग्रेस पार्टी है उसको भी इसमें घसीटा। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच हुए समझौते को भी आज चर्चा में लाया गया। इसको लेकर के सबसे पहले आपको दिखाते हैं, निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा की कार्रवाई जैसे शुरू हुई और राहुल गांधी की मौजूदगी में इस मुद्दे को कैसे उठाया। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है, आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है।
और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को, या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान, चाइना का पैसा भारत विरोध में एक न्यूज क्लिक के माध्यम से लगे और उसमें कांग्रेस से लेकर बाकी दल भी साथ में जुड़ जाएं, तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे ये न्यूज क्लिक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, चाइना न्यूज क्या कर रहे हैं वो आपको दिख ही रहा है। जब एक विदेशी मीडिया हाउस ने उस प्रोपेगेंडा और एजेंडा को पूरी विश्व के सामने खोलकर रखा है, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप देश को, राहुल गांधी जी, जवाब दोगे कि ये 2005-7 में जो राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया वो कहां खर्च हुआ? जो हाई लेवल आपने मीटिंगें करनी थी वो क्या चाइना के साथ हुई? क्या न्यूज क्लिक एक उसका हिस्सा है? क्या कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं? और मेरा सवाल समस्त घमंडिया गठबंधन, ये विपक्ष के लोगों से है कि क्या आपने भी समय समय पर इस माध्यम से पैसा जो कहीं ना कहीं से आया, आप लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया है? अजय आलोक साहब बीजेपी से हमारे साथ हैं। आलोक साहब, वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स की पूरी रिपोर्ट है उसमें ये व्यक्ति नेविल रॉय सिंघम, इसकी पूरी पृष्ठभूमि जो है वो भी दी गई है और ये पता लगता है कि ये व्यक्ति खुद कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति है। ये चाइना में ही रहता है, शंघाई में रहता है। इसकी अपनी एक टेक कंपनी थी जिसको बेचकर इसके पास अरबों रुपया आया और ये एक किस्म से कम्युनिस्ट विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, या आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कई देशों के अंदर फंडिंग करता है और उसमें भारत भी है। लेकिन सवाल यह है कि हमें तो यह बात 2021 से मालूम है, तो आज न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात को कह रहा है, उससे क्या इसकी गंभीरता और बढ़ जाती है? हमें तो जो कार्रवाई करनी थी पहले ही कर लेनी चाहिए थी। न्यूयॉर्क टाइम्स इसलिए रेलेवेंट हो जाता है सौरभ जी, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे विपक्ष को बहुत पसंद है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूज़ छपता है तो ये लोग पार्लियामेंट से लेकर सड़क पे लगते हैं चिल्लाने। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि कितना छपवाना मुश्किल है न्यूयॉर्क टाइम्स में। कांग्रेस पार्टी चिल्लाने लगती है कि देखिए प्रधानमंत्री के बारे में क्या लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स ने, देखिए क्या बोला। तो इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स का रेलेवेंस बढ़ता है क्योंकि विपक्ष इस पर भरोसा करता है। देखिए, ये नेविल रॉय सिंघम जो है, ये टेक जायंट है, मल्टी बिलियनर हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ चाइना का एक फ्रंट है, क्योंकि इनके ज़्यादातर काम धाम जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के ही होते हैं और चाइनीज़ गवर्नमेंट को ही एक फ्रंट बन के ये पूरे विश्व में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि भारत तक लिमिटेड है। 2021 में आपको याद होगा कि इस न्यूज़ क्लिक पे जब ईडी का सर्वे हुआ, उसके 4 महीने के बाद इनकम टैक्स का भी सर्वे हुआ, तो 38.38 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात आई। जब फंडिंग ट्रेस की गई तो ये सिंघम साहब तक फंडिंग पहुंची, तो सब समझ में आ गया कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की फंडिंग हो रही है। दिक्कत क्या है कि उस समय भी न्यूज़ क्लिक के समर्थन में कांग्रेस पार्टी या उनका पूरा इकोसिस्टम बाहर आ गया था कि मीडिया का गला दबाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसी पैटर्न में जिस तरह से BBC डॉक्यूमेंट्री के समय हुआ था। ये लोग, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में उसको इंजीनियर करवाती है। मंशा होता है चाइनीज़ का, फंडिंग आती है सिंघम से, ये पैटर्न है ये। उसका एग्जीक्यूशन का काम कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को दिया जाता है। तो आज यही सवाल उठाया गया है और ये गंभीर प्रश्न है, क्योंकि आप ये देखिए कि 1962 चाइना वॉर के हारने के बाद 69 में हमने चाइनीज़ को करारा जवाब दिया था और जवाब दे सकते थे, रोक दिया गया कि और कुछ नहीं करना है। उसके बाद से जो एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग बन गई कि 1969 से लेकर 2018 तक चाइना से हमारी 17 तक इनफैक्ट चाइना से हमारी कभी कोई बॉर्डर स्कर्मिशेस नहीं हुई, बॉर्डर पे हमेशा सामान्य हालत रहे, सबसे कम सैनिक रहे। इतना तक हुआ कि हमने कभी अपने बॉर्डर्स को डेवलप ही नहीं किया,
अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो आज हम कर चुके हैं। क्यों? ये एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई चाइना में वो इंटरफेयर नहीं करना है, जैसा करता है करने दो। और बदले में मैं इसलिए कहता हूँ लेजिटिमेटली कि कांग्रेस पार्टी को इससे बेनिफिट होता था मॉनिटरली। इसमें तो प्रूफ है ना कि राजीव गांधी, आप बताइए किसी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे देश की नहीं, विश्व की किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बता दीजिए जिसको दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टी या दूसरे देश का गवर्नमेंट फंड देता हो। ऐसा कोई पार्टी आपको नजर आएगा? ये सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी है। राजीव गांधी फाउंडेशन और कांग्रेस पार्टी को चाइनीज गवर्नमेंट से चंदा मिला, ऑन रिकॉर्ड है। और इसीलिए इसी को देखते हुए FCRA का लाइसेंस कैंसिल किया हमारी सरकार ने। भाई जो जाकिर नायक से भी चंदा मिला इनको, अब जाकिर नायक को पैसा कहाँ से आया? ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ये सब तो हम बना के बोल नहीं रहे। इन्होंने एडमिट भी किया कि हमने लिया है। तो ये बकायदा एक बहुत खतरनाक नेक्सस है। अच्छा ठीक है अजय जी, मेरा सवाल दरअसल यहाँ से आ रहा है कि जिस न्यूज वेबसाइट का या जिस मीडिया संस्थान का नाम इसमें लिया गया न्यूज क्लिक, वो तो आज भी काम कर रही है। और दूसरा, आज पार्लियामेंट के अंदर निशिकांत दुबे जी ने कई इंडिविजुअल्स के नाम भी लिए जो न्यूज क्लिक के फोरम से काम करते हैं या न्यूज क्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। वो सभी लोग कभी ना कभी मेन स्ट्रीम मीडिया का भी हिस्सा थे और ये सब जानते हैं कि वो सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपकी सरकार के खिलाफ लिखते हैं। हर संस्थान की, मीडिया ही क्यों, किसी भी संस्थान की कहीं ना कहीं से तो फंडिंग होती है, उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि चूंकि उसके पीछे ये एक शख्स है जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित लगता है, तो क्या उन सबके क्रेडेंशियल्स के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे? नहीं, सबके क्रेडेंशियल्स पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लोकतंत्र में सरकारों के खिलाफ लिखना अपराध नहीं होता है, ये हम जानते हैं। क्या आप हमारी क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं? क्या आप मणिपुर मुद्दे पे आपने सरकार को क्रिटिसाइज नहीं किया? सबने किया है, तो वो तो पार्ट ऑफ द पार्शल ऑफ द जॉब है। अगर जर्नलिस्ट क्रिटिसाइज नहीं करेगा तो क्या करेगा? लेकिन एक एजेंडा के तहत क्रिटिसिज्म करना और एक नेचुरल क्रिटिसिज्म करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप एक सरकार का नैरेटिव खराब करने की कोशिश करते हैं तब आपको एक फ्रंट चाहिए होता है, तो न्यूज़ क्लिक का उसका इस्तेमाल किया गया। जब आपको यूनिवर्सिटी लेवल, माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक जाना होता है तब आप JNU जैसे संस्थानों का इस्तेमाल करते हैं, आप अरुंधति राय जैसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, आप उन जैसे जर्नलिस्ट, लेफ्टिस्ट, लिबरल्स का इस्तेमाल करते हैं जो लेखनी लिखते रहते हैं कि इंडिया में कैसे आइडियोलॉजिकल चेंज हो रहा है, कैसे आइडियोलॉजिकल चेंज हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स कोई हमारा सगा नहीं है, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी वाली गवर्नमेंट को तो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट तक नहीं कहते। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि राइट विंग गवर्नमेंट इन इंडिया हेडेड बाई अ राइट विंगर नरेंद्र मोदी, उसके ये लैंग्वेज होते हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स कोई हमारा सगा वाला नहीं है। लेकिन चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स कभी भी चाइना को सपोर्ट नहीं कर सकता है और न्यूयॉर्क टाइम्स हमेशा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म चाइना पे करते रहता है, उस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के थ्रू ये सामने बात आई और न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिख दिया। क्योंकि देखिए, अमेरिकन मीडिया चाहे कुछ भी हो, वो चाइना को टॉलरेट नहीं करेगा। वो हमारे यहाँ हमारे देश में जैसे विरले लोग हैं कि उनको चाइना में सद्भावना दिख जाती है, वैसे अमेरिका में कोई भी विपक्षी दल हो उनको चाइना में सद्भावना नहीं दिखती है। लेकिन हमारे देश में लोगों को चाइना में सद्भावना भी दिखती है और इसीलिए चाइना इतना आगे बढ़ा क्योंकि उसमें सद्भावना है। जब ऐसे ऐसे विचार पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के होंगे तो ये देश में इस तरह से विघटनकारी शक्तियों को तो बढ़ावा मिलना ही है। ये 38 करोड़ फंडिंग की तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मैं कह रहा हूँ। अभी इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन और अभी डी करेगी, इनकम टैक्स देख ही रही है। ऐसे ऐसे न्यूज़ क्लिक जैसे पता नहीं कितने फ्रंट आपको मिलेंगे, ये हजारों करोड़ में जाएगा। जी, मामला बहुत गंभीर है और आपने कहा कि इसके आगे बहुत तहकीकात होनी चाहिए, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए, हम भी उम्मीद करते हैं। अजय आलोक साहब, आज बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।